नमस्कार जी। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे, वो विषय अपने पड़ोस के देश में हो रहा है। ना केवल वो हमको प्रभावित करेगा, भारत को प्रभावित करेगा, पूरे विश्व को भी जो उसकी जियोपॉलिटिक्स है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। वहाँ पर इस समय प्रत्यक्ष रूप से जो घटनाक्रम चल रहा है, वो ऐसा लगता है कि इस समय का वहाँ का जो रूलिंग रेजिम है, उसके बीच में और इमरान खान के बीच में, जो वहाँ का पूर्व प्रधानमंत्री है, या आर्मी के बीच में, जुडिशरी के बीच में, ये चल रहा है। लेकिन असल में जो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ चल रहा है, वो चल रहा है वेस्टर्न पावर्स में और चाइना के बीच में। जो इस समय वहाँ पर पीडीएम के जो रूलिंग रिजीम है, पीडीएम जो वहाँ का जिसको हम 4-5 पार्टियाँ हैं, जहाँ पर पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, वहाँ पर जमाते इस्लामी है, वहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी है, ये सब मिलाकर के जो वहाँ पर कोलिशन है, ये लोग इनका पिछले 1 डेढ़ साल से जो रूल चल रहा है, ये इमरान खान को इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पार्लियामेंट में ला करके वो बाहर किया था। तब से इमरान खान जो है, एक ही बात कह रहा है कि मुझे यहाँ पर निकालने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो यूएसए का है। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो पिछले उसके रूल के समय भी इमरान खान को जिस प्रकार के मैसेजेस आ रहे थे, वो एक प्रकार का वहाँ पर जो ब्लॉक इंटरनेशनल बन रहा है, जिसमें चाइना है, रशिया है, टर्की है, पाकिस्तान है, ईरान है, किसी हद तक कतर और मलेशिया भी है। तो इसका ये जो ब्लॉक है, वो वेस्ट को ये ब्लॉक जो है मंजूर नहीं है। अब वेस्ट वालों ने बड़ी एक क्लियर बात पाकिस्तान के जो रूलिंग एलीट है उनके सामने रख दी थी कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि इधर यू हैव योर केक एंड ईट इट टू, कि या तो हमारे साथ चलो या फिर आप चाइना के साथ में चलो। अब जो इस वक्त वहाँ का रूलिंग एलीट है, लगभग जिसमें शरीफ फैमिली है या जरदारी है या बाकी के जितने भी लोग हैं, ये इसलिए वेस्ट परस्त हैं कि पिछले कई सालों से वेस्ट ने इनको पाला है। आर्मी के बड़े-बड़े जनरल हैं जिनको वेस्ट ने वहाँ पर नरिश किया है। ये सारे के सारे जो हैं, इनके बच्चे जो हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, स्टैनफोर्ड में, वहाँ-वहाँ इनके जर्नल्स के और ये लोगों की इनकी एसेट्स भी जो हैं, वो बाहर हैं। तो बड़ा एक ये साधारण बात है कि ये लोग वेस्ट की जो वहाँ पर इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं पाकिस्तान में। यहाँ तक कहा जाता था किसी समय में कि पाकिस्तान को 3 ए चलाते हैं। एक ए तो अल्लाह, एक आर्मी और एक अमेरिका। तो ये 3 ए आखिर अमेरिका ने इतने साल पाकिस्तान को 75 साल तक वहाँ पर जो चलाया, तो उसका पर उसके जो प्रभाव के क्षेत्र हैं बहुत बड़े हैं। लेकिन ये क्षेत्रों से निकल करके इमरान खान एक नया ब्लॉक अपना बनाना चाहता था। आज ज़मीन के ऊपर जो समय वहाँ पर युद्ध चल रहा है, वो चल रहा है पाकिस्तान की आर्मी के बीच में और पाकिस्तान की जुडिशरी के बीच में, और फैसिलिटेटर बाहर जो है इस वक़्त पाकिस्तान के रूलिंग जो पीडीएम जो पार्टीज़ हैं, वो कर रही हैं। हमारे लिए, भारत के लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रेमिफिकेशन क्या है, ये बहुत सीरियस चीज़ है और उसके ऊपर ही मैं ज़्यादा आजकल जो है वो चर्चा करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ में पिछले कई सालों से उसके संबंध जो हैं, वो एक प्रकार का जो चीन की डीप स्टेट पाकिस्तान को कहा जाता है। और जो सीपेक बन रहा है पाकिस्तान का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत बड़े अपने एक स्वप्न जो है वो उधार बना के रखे हुए हैं। इस ये जो रोड बनेगी, जो इस वक़्त वहाँ से चल रही है चीन के पश्चिमी प्रांत सिनकियांग से, काशगर से शुरू होती है और फिर बीच में खुंजूरा पास जो है हमारा क्षेत्र जो जो पाकिस्तान के आधिपत्य में है, वहाँ से होती हुई खैबर पख्तूनख्वा, और फिर उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, एक बलूचिस्तान होकर के ग्वादर जाता है, दूसरा पंजाब प्रोविंस है जो पाकिस्तान की, वहाँ से होकर सिंध से होकर के ग्वादर जाता है। और ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें रेल लाइन भी है, इसमें सड़क मार्ग भी है। और यही चीज़ ऐसी है कि जिसको पिछले
200 साल से जो वेस्टर्न पावर थी, मेन उस वक़्त वेस्टर्न पावर को लीड ब्रिटेन का किया करता था, आज अमेरिका करता है। ब्रिटेन ने 200 साल तक कोशिश की कि ये जो एक रास्ता उस वक़्त जो ज़ार्स का रशिया था, उसको कैसे भी करके वहाँ से अफ़गानिस्तान से होकर के नीचे कराची की बंदरगाह तक ना पहुँचने दिया जाए, क्योंकि जो वार्म वाटर्स ऑफ अरेबियन सी है, वहाँ तक रशिया पिछले 200 साल से कोशिश करता था पहुँचने की, क्योंकि रशिया की जो भी बंदरगाहें हैं, वो वार्म वाटर नहीं है, वो सीज़नल है। ब्लैक सी की बंदरगाहें हो या उसकी एशिया में व्लादिवोस्तोक की बंदरगाह हो, वो जो है 12 महीने नहीं चलती, सर्दियों में नहीं चलती। तो 200 साल से ब्रिटेन की ये कोशिश थी कि रशिया को जो है अरेबियन सी तक ना पहुँचने दिया जाए, और उसी के लिए 1893 में जब भारत अनडिवाइडेड भारत जब ब्रिटिश कॉलोनी था, उस समय इन्होंने एक डूरिन लाइन भी खींची थी, जो उस वक़्त पाकिस्तान और भारत के बीच में, जिसमें अफ़गान जो पश्तून एथनिसिटी के लोग हैं, उनमें से करीबन 60% प पख्तून जो हैं, भारत के ये पास में जो उस वक़्त फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था, जिसको आज पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा कहता है, उसमें आ गए। 40% पख्तून जो थे, वो डूरिन लाइन के पार अफ़गानिस्तान का जो पूरा ये बेल्ट है, कंधार, जलालाबाद और काबुल तक का, इसमें वो पख्तून ज़्यादा चले गए। ये उनका बाँटने का भी कारण यही था अंग्रेज़ों द्वारा, कि जो रशिया है, वो और भारत के बीच में, और ये जो मैं कहता हूँ अरेबियन सी के वार्म वाटर, उसके बीच में अफ़गानिस्तान एक बफर स्टेट बन जाए। पाकिस्तान भी जब इन्होंने बनाया, भारत का विभाजन जो है वो करके पाकिस्तान बनाने के पीछे भी ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी थॉट ये थी कि उनको एक ऐसी स्टेट चाहिए थी जो उनकी पपेट स्टेट हो, और जो एजेंडा उनका है वही वो वहां पर लागू करे रशिया के विरोध में, और वो पाकिस्तान करता रहा पिछले 70-75 साल से। वो बहुत बखूबी वो रोल पाकिस्तान निभा रहा है। लेकिन अब जियो पॉलिटिक्स पूरी जो है वो चेंज हो गई है। जो चाइना को वेस्ट ने क्रिएट किया था एक अपने लिए सेकंड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर, वो चाइना जो है वो आज इतनी आगे निकल गया है कि वो वेस्ट को जो है इस वक्त आंखें दिखा रहा है। आज यही चाइना जब सीपेक के रूट से ग्वादर आ रहा है, वो रशिया के साथ उसका ब्लॉक है। रशिया को, जिसको 200 साल तक वेस्ट ने नहीं आने दिया अरेबियन सी के वार्म वाटर में, वो रशिया आज उसको उसके लिए रेड कारपेट वेलकम जो है वो पाकिस्तान ने बना दी है, वो नीचे आएगा। तो आज वेस्ट को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि ये ग्वादर के पोर्ट के ऊपर आकर के रशिया और चाइना जो है, ये जिसको कहते हैं दे आर जस्ट एट ए स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द पर्शियन गल्फ। और ईरान के साथ में तो पहले से ही चीन ने $400 बिलियन की डील कर रखी है। तो ये सारी बातें हैं जो इस वक्त जिसको कहते हैं कि जियो पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन ये एजेंडा पाकिस्तान की जमीन के ऊपर चला रहा है इमरान खान, और उसके सामने पीडीएम के जो लोग हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आ गया, ये सारे हैं। और जो दो इंस्टीट्यूशंस, जो दो पाकिस्तान के इदारे आपस में लड़ रहे हैं, उनमें से एक आर्मी है, दूसरी जुडिशरी है। अभी आर्मी के कहने के ऊपर उसको परसों गिरफ्तार कर लिया गया इमरान खान को, लेकिन आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। आने वाले समय में जो होने जा रहा है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है। अब जनरल फैजल नसीर, ये मेजर जनरल फैजल नसीर जो है, जिसके ऊपर बार बार इमरान खान एक आरोप लगा रहा है, जिसको डर्टी हैरी के नाम से वो संबोधित करता है, वो कहता है कि इसने ही मुझे 2-3 दफा मरवाने की कोशिश की है, और यही जर्नल है, और जो मुझे आज गिरफ्तार कराने के पीछे भी इसका मेन हाथ है। तो ये जो जनरल फैजल नसीर है, ये आईएसआई का सेकंड इन कमांड है। आईएसआई का जो काउंटर इंटेलिजेंस जो उनका यूनिट है, उसका उसको ये हेड करता है। कोई बहुत बड़ा ये उसमें इसका रोल है, कोई छोटा जर्नल नहीं है। आज और दूसरा जनरल इस वक्त जो पाकिस्तान का अपना आर्मी जनरल है असीम, उसके ऊपर भी इसने बहुत इल्जाम लगाए हैं इमरान खान ने। जो 2 दिन से गिरफ्तार हुआ इमरान खान, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कार्यकर्ता हैं, जो कारकुन हैं,
वो जो हमला कर रहे हैं उन्होंने भी आर्मी को टारगेट किया और कई बार उनके जो होता है, उनके जो नारे हैं, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये अमेरिका ने पाले हैं, ये कुत्ते वर्दी वाले हैं। आज दिन तक कभी किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान में, जिसको हमने 3 है कहते हैं, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका, तो आर्मी के विरोध में इतने ज़्यादा हिम्मत के साथ में, इतने साहस के साथ में लोग नारे लगा सकें और वहाँ का कोर कमांडर लाहौर है, उसका घर लूट लिया लोगों ने, और इतना ज़्यादा जीएचक्यू रावलपिंडी पे हमला, ये सारी बातें जो पाकिस्तान में हो रही हैं, तो उसके पीछे एक बात जो है वो स्पष्ट है कि इमरान खान ने ठान लिया कि मुझे आर्मी को कन्फ्रंट करना है। इसके जवाब में अब आर्मी क्या करना करेगी, या जिसके आने वाले समय में संभावना बन रही है, तो देखिए, पाकिस्तान का अगर इतिहास निकालेंगे तो 1958 तक मिला जुला वहां पर सिविल रूल चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। कॉन्स्टिट्यूशन बना पाकिस्तान का 1973 में, जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया। 1958 में उस वक्त उन्होंने जो है वो सिकंदर मिर्जा की सरकार थी, उसको कू करके जनरल अयूब खान ने 1958 में वहां पर वो सत्ता हथियाली। 1958 से लेकर के 1969 तक 11 साल तक मार्शल लॉ रिजीम वहां पर रहा। 1969 से लेकर 1971 तक 2 साल जनरल याह्या खान, ये भी जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था। 1971 में बुरी तरह से युद्ध हारने के बाद में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, जो उनका ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया। उसके बाद में 1972 से लेकर के 1977 तक 5 साल जुल्फिकार अली भुट्टो की सिविलियन गवर्नमेंट रही, और उसी में 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन जो इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जैसे पाकिस्तान का पूरा एक ट्रैक चल रहा है पॉलिटिकल, उसी ट्रैक को देखते हुए 1977 में जनरल जियाउल हक, इसने भुट्टो के ऊपर जो चार्जेस लगा करके उसको कूट की जो उस वक्त उसने की, उसको गिरफ्तार कर लिया और 1978 में उसको जो है फांसी पे चढ़वा दिया। 77 से लेकर के 1988 तक 11 साल तक जियाउल हक रहा, वो भी वापस से मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। 1988 में उसकी प्लेन क्रैश में जो है वो मौत हो गई, और उसके बाद में जो करीबन करीबन 11 साल तक, आने वाले अगले 11 साल तक वापस से ये खिचड़ी चलती थी। कभी बेनजीर भुट्टो की सरकार आ जाती थी, कभी नवाज शरीफ आ जाता था, लेकिन स्टेबल रूल नहीं था। जितनी देर भी वहां पर सिविल रूल चलता रहा, वो आर्मी की कृपा से ही चलता रहा, क्योंकि आर्मी ही पर्दे के पीछे से वो सिविल रूल चलाया करती थी। 1999 में वापस से जनरल मुशर्रफ ने कूप की और नवाज शरीफ को जो वहां से सत्ता से हटा दिया, और 2008 तक वापस से मुशर्रफ वहां पर काबिज रहा। 2008 से लेकर के अगले 15 साल तक वहां पर एक किस्म का नाम, जो जिसको शैम सिविलियन रिजीम कहते हैं, वही चल रहा है। पर्दे के पीछे से आर्मी ही जो है उसकी सारी जो है वो योजनाएं चलती थी। पहली दफा ऐसा हुआ है पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में कि 15 साल तक वहां पर कोई कू नहीं आई। मेरे ख्याल से भले ही ये कोई पक्का सिविलियन रिजीम नहीं था, लेकिन तो भी ये आर्मी रूल नहीं था। पहली दफा 15 साल तक सिविलियन रिजीम जो है पाकिस्तान में रहा। इससे पहले कभी भी 8 साल, 10 साल, 12 साल बाद कू हो जाती थी। तो इस वक्त जो चांसेस लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट यदि ना माना, जो पूरी तरह से उसके जज जो है वो इमरान खान के साथ में है। यहां तक बीच में वीडियोस आई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो हिदायतें दी जाती हैं इमरान खान के केसेस के बारे में, वो उसकी कुछ टेप्स आई हैं बाहर, तो इमरान खान के जो सगे संबंधी हैं वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जजेस को। इस प्रकार से ये बात साबित हो रही है कि वहां का जो इस वक्त जुडिशरी है वो पूरी तरह से इमरान खान के कहने के ऊपर चल रहा है। एक बात और जो है वो नोट करने वाली है कि इससे पहले की जनरल था असीम मुनीर के पहले से जनरल बाजवा, वो बाजवा थोड़ा सा जो बातें सामने आई उससे लगता है कि थोड़ा वो एक रैशनल, एक उसने बुद्धि का परिचय दिया। उसने एक बात देख ली कि 75 साल तक भारत से लड़ते रहने के कारण से पाकिस्तान का जो अर्थतंत्र है, जो इकोनॉमी है, वो बिल्कुल समाप्त हो गई है।
क्योंकि पाकिस्तान को कैसे भी करके दोनों बॉर्डर, भारत के बॉर्डर पे और अफगान बॉर्डर के ऊपर जो सेनाएं मिनिमम स्ट्रेंथ जो मेंटेन करनी पड़ती है, उसके लिए उसका जो खर्चा है, जो डिफेंस बजट है, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेट टू द टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। तो और उसके बाद में पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है वो बड़ी स्पष्ट है, बैंकरप्ट हो चुका है असल में वो, क्योंकि आईएमएफ अभी उसको बेल आउट पैकेज दे नहीं रहा। $3 बिलियन का उनको उसके पास में फॉरेन रिजर्व है जो कभी भी खत्म हो सकता है। तो ये सारी स्थिति देखते हुए बाजवा ने एक बहुत अच्छा काम किया, उसने कहा कि क्यों ना भारत के साथ में शांति कर ली जाए। तो अभी तक ये होता था कि सिविलियन रूलर जो है वो कभी शांति की बात करते भी थे तो आर्मी आकर के उसको सैबोटेज कर दिया करती थी। मेरे विचार से ये पहली दफा ऐसा हुआ है, अगर मैं 1947 से लेकर अभी तक का इतिहास देखूं, जिसमें बैक चैनल डिप्लोमेसी भी हुई, जिसमें नियाज नायक के समय भी और कसूरी के समय भी कई बातें होती हैं, उन सबको अगर मैं एनालाइज करके कैलकुलेट करूं तो मेरे ख्याल से पहली दफा ऐसा हुआ है कि ऑल पावरफुल आर्मी जनरल बाजवा वो मिला हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी से, और ये बात सामने जो रखी है वो पाकिस्तान का इस वक्त बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है हामिद मीर। उसने इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि बाजवा की मुलाकात हुई थी अपने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ में, और उन्होंने एक ऐसा उस वक्त आपस में जो बातचीत निकली, कुछ इस प्रकार से समझौता करने की बात हुई कि कश्मीर इशू जिसके कारण से पाकिस्तान का आज बुरी तरह से उसका अर्थतंत्र नष्ट हो चुका है, वहां पर आटे के लिए वहां पर जो है वो लड़ाइयां हो रही हैं, वहां पर हर प्रकार से जो है वो पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना कि एक फेल स्टेट होने की तरफ जा रहा है। तो ये बाजवा ने ऐसा एक तजवीज रखी थी कि चलो ठीक है, एक बार कश्मीर को हम भूल जाते हैं और दोनों देश आपस में एक जिसको कहते हैं कि अच्छे पड़ोसियों के तरह संबंध स्थापित करते हैं। हम हमारे ट्रेड रिलेशन बन जाए, हमारे कल्चरल रिलेशन बन जाए, हमारे टूरिज्म रिलेशन बन जाए, हमारे और बाकी जो रिलेशन जो है उनको हम मेंटेन करें और कश्मीर को एक बार भूल जाएं। तो ये तजवीज जब बाजवा ने डिस्कस की इमरान खान के पास में, वो भी इसको कंसीडर कर रहा था। लेकिन जैसे हामिद मीर ने कहा कि उस वक्त शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था, उसने इमरान को कहा कि आप देखिए कि अगर कश्मीर के ऊपर किसी प्रकार की कोई कंसेशन भारत को देंगे तो आपको कश्मीर का जो है पाकिस्तान में गद्दार कहा जाएगा। तो ये बात सुन करके इमरान खान जो है वहां पर रुक गया। हो सकता है कि शायद हिस्ट्री कुछ और होती अगर इमरान मान गया होता या शाह महमूद कुरैशी ने उसको इस प्रकार की सलाह ना दी होती। तो कुल मिलाकर के पहली दफा मेरे को ऐसा लगता है कि इससे पहले जो सिविलियन रिजीम होती थी, जैसे बेनजीर भुट्टो ने अपने समय राजीव गांधी के समय हालात को सामान्य करने की बड़ी कोशिशें की थी, इस प्रकार से नवाज शरीफ ने जब हमारे प्रधानमंत्री यहाँ से लाहौर गए 1999 में, तो लाहौर समझौता हुआ, लाहौर डिक्लेरेशन हुई, मीनार पाकिस्तान पर वाजपेयी जी चले गए, लेकिन सिविलियन जो इनिशिएटिव थे उनको सैबोटेज आर्मी कर रही थी कि पीछे से 1999 में कारगिल कर दिया गया जनरल मुशर्रफ द्वारा। तो इतिहास 70-75 साल ये चलता रहा। मेरे विचार से पहली दफा ऐसा हुआ है कि आर्मी ने कोई सामने एक प्रपोजल रखा कि हालात सामान्य करने का, उसको सिविलियंस ने उसको सैबोटेज किया। तो ये सारी बातें उस वक्त जो पाकिस्तान का जो इस वक्त तो पीछे की चल रही है, इमरान खान को जो इस वक्त गिरफ्तार किया, सुप्रीम कोर्ट ने छुड़वा दिया, और उसके बाद में भी आने वाले दिनों में जो सबसे ज्यादा जिस बात के ऊपर हमको पैनी नजर रखनी पड़ेगी भारत को, वो ये है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं जो नहीं चाहती कि चाइना का दखल वहां हो, चाइना के साथ में रशिया का दखल वहां हो, वेस्टर्न पावर्स की लेवरेज आज भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी है। उसका कारण एक बड़ा स्पष्ट है कि चीन, हालांकि चीन ने $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सीपैक में की है, आने वाले टाइम पर और भी करेगा। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन चुका है। चीन नेवी के लिए 4 उसने वेसल्स जो है अभी प्रोवाइड की हैं। चीन का JF-17
जो है पाकिस्तान के साथ में को प्रोडक्शन में चल रहा है, चीन पाकिस्तान की सपोर्ट जो है उसके एटॉमिक उनका जो प्रोग्राम है उसमें कर रहा है, उनका डिलीवरी सिस्टम में मिसाइल्स में कर रहा है, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन चीन का जो ट्रेड पाकिस्तान में होता है उसका जो रेशो है वो 10:90 है, कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है कि चीन को दे सके। कल को सीपैक बन भी जाएगा तो चीन के ही सारे प्रोडक्ट जो हैं वो या तो पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से आगे जाएंगे या पाकिस्तान में कंज्यूम होंगे। पाकिस्तान के पास चीन को देने के लिए कुछ नहीं है। तो लेकिन पाकिस्तान की जो करीबन करीबन $30 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है वो सारी की सारी जो है वो उसमें से 20% तो अमेरिका में है, करीबन $6-7 बिलियन की एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है, और 25-30% उसकी यूरोप में है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसका मेजर जो पोर्शन है वो है टेक्सटाइल्स। तो टेक्सटाइल तो उसका जो है वो यूरोप और अमेरिका या और इसके अलावा कोई पाकिस्तान के पास में बहुत ज्यादा कोई एक्सपोर्ट करने के लिए है नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त राजनयिक वहां है या आर्मी के जनरल हैं, उनकी सबकी असेट्स जो है लंदन में है, यूएसए में है। पाकिस्तान का जो दूसरा आईएमएफ के ऊपर अभी, क्योंकि तुरंत उसको बेल आउट चाहिए, आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल टोटल जो है वेस्टर्न पावर्स करते हैं, विशेष करके यूएसए करता है। तो आज ये सारी जो है चीजें हैं जो इनको शरीफ गवर्नमेंट समझती है कि उनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन वेस्ट ने उनको बड़ा सिंपल जो है एक सामने ऑप्शन रख दी है कि इधर अस और चाइना। तो आज जो इस वक्त लड़ाई चल रही है तो वेस्ट भी अपनी पूरी पावर लगा देगा पाकिस्तान में कि किसी भी प्रकार से प्रो चाइना इमरान खान ना आए, और उसी तरह से जो पीडीएम का रिजीम है वो पूरी पावर वेस्ट के साथ लगा देगा कि आज इसको किस प्रकार से जुडिशरी जो है उसको, जुडिशरी को एग्जेक्टिव के जो डायरेक्टिव हैं वो मैं नहीं समझता किसी प्रकार से उसको डोमिनेट वहां पर कर सकें, कितनी भी कोशिश कर लेगी शरीफ सरकार। एट द एंड ऑफ द डे आर्मी का जो वहां पर डंडा पिछले 75 साल से चलता है वही चलेगा। और दूसरा, जो इमरान खान ने इस वक्त इल्जाम लगाए हैं फैजल नसीर के ऊपर या आर्मी जनरल के ऊपर या पूरी आर्मी के और दूसरे कमांडर्स के ऊपर, वो इतनी जल्दी इसको इजीली लेंगे नहीं। तो इस ऐसा जो लग रहा है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर वापस से वहां पर मार्शल लॉ जो है पाकिस्तान में ना लग जाए। ऐसी स्थिति में भारत को बहुत ही अधिक सतेज रहना पड़ेगा, क्योंकि जनता का ध्यान भटकाने के लिए लोगों का इस वक्त लोग जो है भुखमरी से वहां पर जूझ रहे हैं। वहां पर इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो 35% से ऊपर जा चुकी है। जो जरूरी चीजें हैं लोगों के इस्तेमाल की, जो खाने पीने की चीजें हैं, मान लो जैसे आटा उनका स्टेबल फूड है, वहां का व्हीट है जो, वो वहां पर अवेलेबल नहीं है। इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आर्मी जो इस वक्त लग रहा है कि कुछ ना कुछ शरारत एलओसी के ऊपर या इंटरनेशनल बॉर्डर पे जरूर करेगी। और ये क्योंकि वहां पर आर्मी की ऑलरेडी स्टेटमेंटें आनी भी शुरू हो गई, क्योंकि 3 दिन से पाकिस्तान का अवाम जो सड़कों पर है, जो आगजनी कर रहा है, जिसने जिना हाउस जला दिया, जिसने कोर कमांडर का घर जला दिया लाहौर में, जिसने जीएचक्यू के ऊपर हमला कर दिया, जिसने मतलब आर्मी का कोई भी यहाँ पर निशान दिखता था, एक जगह के ऊपर गवर्नर हाउस से तो पुरानी तोप उठा करके ले गए। तो ये जो वहां पर चल रहा है इसके ऊपर स्टेटमेंट जो है उन्होंने आर्मी ने ऑलरेडी दे दी कि ये भड़का रहा है भारत उनको अभी, जबकि भारत का उसमें कोई रोल होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान उनका इस वक्त अवाम का हीरो है। तो उनका हीरो को कोई गिरफ्तार करेगा तो अवाम, बड़ा एक प्राकृतिक बात है। और जिस प्रकार से वो लोग एकदम जिसको कहते हैं कि दे आर वेरी बेलिजरेंट पीपल, तो ऐसे में वो सड़कों पर आए हुए हैं। भारत की कोई भूमिका उसमें हो सकती, लेकिन उन्होंने पहले से ही आरोप भारत के ऊपर लगाना शुरू कर दिया है कि अवाम को भड़काने के पीछे भारत का हाथ है। तो उसको बात को जो है साबित करने के लिए या कुछ शरारत करने के लिए कुछ दिनों के भीतर भीतर, ऐसा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का पिछला इतिहास है उसको अगर स्टडी करेंगे तो एलओसी पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई ना कोई
शरारत करेगा, जिसके लिए हमको भारत में यहाँ पर तैयार रहना है। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि कल को सी पैक यदि ऑपरेशनल हो जाता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा हमारा स्टेक क्या है कि सी पैक चीन को पाकिस्तान को जोड़ता है उस टेरिटरी के माध्यम से जो टेरिटरी हमारी है। वो बाल्टिस्तान के थ्रू जो खुजरा पास है वहां से होकर के खैबर पख्तूनख्वा में जाता है। तो हमको वो टेरिटरी के ऊपर अपना क्लेम जो है वो हमारा बना है, क्योंकि 1994 में भारत के हमारी पार्लियामेंट में ये पास हो गया था कि जो पाकिस्तान के पास में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र हैं, ये हमारे हैं, ये हमको वापस लेने हैं। तो वो हमको स्टैंड अपना मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि यदि सी पैक बन जाता है तो चीन ने जो इस वक्त जिसको कहते हैं कि एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हमारे चारों तरफ क्रिएट कर रखी है। एक साइड में वो बर्मा में आके बैठा है, चिट्टागोंग जो उनकी बंदरगाह है बांग्लादेश की, वहां आके बैठा है, श्रीलंका में हम्बनटोटा में आके बैठा है, और अरेबियन सी में मालदीव में आकर के बैठा है, और इधर वो ग्वादर में बैठा है पाकिस्तान में। लेकिन ग्वादर की रसाई, ग्वादर का कनेक्शन यदि काशगर के साथ में ट्रेन और रोड का पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा तो हमारे वेस्टर्न जो हमारा फ्रंट है इसमें पूरी तरह से एक किस्म की इट विल बी अ काइंड ऑफ नूस अराउंड अवर नेक। तो भारत को इस चीज को भी बहुत ध्यान से देखना है, और इंटरनेशनल जो फोरम जिसके हम मेंबर्स हैं, जैसे क्वाड है जिसके हम मेंबर हैं, और इस प्रकार के बाकी के जो फोरम्स हैं, उनमें भी हमको ये देखना कि किस प्रकार से हम आगे अपना रोड मैप तैयार करेंगे। और एक बात जो स्पष्ट दिख रही है कि पाकिस्तान में आने वाले समय में बहुत जल्दी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो पीडीएम रिजीम है वो इमरान खान को किसी भी सूरत में फ्री नहीं रख सकता, और जुडिशरी क्योंकि पूरी की पूरी इमरान खान के साथ में है, उसको ओवर पावर करने के लिए आर्मी ही आएगी। और मार्शल लॉ रिजीम पाकिस्तान में कुछ दिनों का ही खेल है। ये सोच करके हमको अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पर भारत को बनानी पड़ेगी। इसके साथ ही मैं अपनी आज की बात समाप्त करता हूँ। कुछ घटनाक्रम जो चलने वाला है अगले 2-3 दिनों में, उसके बाद में वापस से 2-3 दिन बाद में मैं सबको संबोधित करूंगा। धन्यवाद।